नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। सबसे पहले आपको विजयदशमी की, दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से। और आज इसी विजयदशमी के मौके पर मोहन भागवत ने कार्यक्रम, नागपुर में एक कार्यक्रम में देश को जो है संबोधित किया। ये कार्यक्रम हर साल होता है विजयदशमी के मौके पर, लेकिन इस बार जिस तरह की बातें उनकी तरफ से कही गई हैं उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि राहुल गांधी लगातार मणिपुर को लेकर सवाल कर रहे हैं। संसद से, सड़क से, रैलियों से, हर जगह से सवाल ये पूछ रहे हैं कि आखिर मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं प्रधानमंत्री। आज मोहन भागवत जब तमाम चीजों पर बात कर रहे थे तो मणिपुर पर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि आखिर ये अशांति किसने फैलाई है, ये जानने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अमित शाह यानी कि गृह मंत्री और मंत्री वहां जाकर बैठें, वहां जाएं और देखें कि आखिर ये क्यों फैली हुई है। आप देखें कि मोहन भागवत ने भी भारतीय जनता पार्टी पर इनडायरेक्टली सही लेकिन सवाल उठाए हैं। उन्होंने में बिटवीन द लाइन जिसे कहते हैं उससे कि आप कोशिश करें। जब वो ये कह रहे हैं कि अमित शाह और मंत्री वहां जाएं, बैठें और देखें, तो दरअसल वो ये कहने की भी कोशिश कर रहे हैं साथ में कि अमित शाह यानी कि गृह मंत्री और मंत्री वहां पर नहीं जा रहे हैं, सिचुएशन को शायद उस तरह से नहीं समझ रहे हैं। 5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है लेकिन मणिपुर अभी भी जल रहा है। वहां पर अभी भी हालात जो हैं वो बेहद खराब हैं। और ऐसे में मोहन भागवत का मिजोरम में इलेक्शन होने जा रहे हैं 7 तारीख को। आपको याद होगा 7 नवंबर को वहां पर वोट डाले जाएंगे। उससे पहले मणिपुर को लेकर ये बयान आया है और क्या कुछ उन्होंने कहा है वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप इससे ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें किस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक और जो बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूं वो ये कि जोरमथांगा जो कि मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है कि वो नरेंद्र मोदी के साथ स्टेज नहीं शेयर करेंगे। जो कुछ मणिपुर में हुआ है उसके बाद वो प्रधानमंत्री के साथ किसी कीमत पर स्टेज शेयर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मिजोरम में ज्यादातर रहने वाले लोग क्रिश्चियंस हैं और मणिपुर में जो क्रिश्चियन के साथ हुआ है, जिस तरह से चर्चेस जलाए गए हैं, उसके बाद वो प्रधानमंत्री के साथ जब वो रैली को संबोधित करेंगे चुनावी प्रचार के लिए, जब मिजोरम आएंगे तो वो स्टेज शेयर नहीं करेंगे। और ये जब कहा जा रहा है जब जोरमथांगा जो है वो एमएनएफ जो कि बीजेपी लेड नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस है उसका भी हिस्सा है और एनडीए का भी, सेंटर में जो एनडीए उसका भी हिस्सा है, उसके बावजूद भी जोरमथांगा ने ये कहा है कि वो प्रधानमंत्री के साथ स्टेज शेयर नहीं करेंगे। आपको याद होगा 3 दिन तक मिजोरम में रहे थे राहुल गांधी और वहां पर जाकर उन्होंने जिस तरह से लोगों से संवाद किया, उनसे बात की, उनकी तकलीफों को समझा और ये कहा कि आपका मजहब, आपका कल्चर, आपकी भाषा को सिक्योर करना हमारी सबसे बड़ी हमारी प्रायोरिटी है और अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम ये मेक श्योर करेंगे कि आपके मजहब पर, आपके खान पान पर, आपकी जो भाषा है उस पर किसी तरह का कोई प्रहार ना हो। और जो आइडिया ऑफ इंडिया है हम दरअसल उसको उसकी हम बात करते हैं, राहुल गांधी ने कही है। उसके साथ साथ आज मोहन भागवत विजयदशमी के इस मौके पर जो देश को संबोधित कर रहे थे तो बहुत सारी बातें की, लेकिन उसके साथ साथ सबसे अहम बात की, उन्होंने कहा कि देश के कुछ लोग भी हैं जो नहीं चाहते हैं कि भारत हो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भावनाएं बढ़ाकर वोट हासिल करने की साजिश रची जा रही है और इससे सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा कि समाज की स्थायी एकता अपनेपन से निकलती है। तो मोहन भागवत से पूछा जाना चाहिए कि मोहन भागवत आखिर ये बातें किसके लिए कह रहे हैं, क्योंकि अभी राजस्थान में जब प्रधानमंत्री मौजूद थे तो उन्होंने कन्हैया लाल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कैसे हिंदुओं के त्योहारों पर पत्थरबाजियां की जाती हैं, कपड़ों से पहचानने की बात प्रधानमंत्री करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं और धर्म के नाम पर बांटने की सियासत और इसकी रोटियां अगर सबसे ज्यादा कोई सेकता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो क्या ये नसीहत मोहन भागवत भारतीय जनता पार्टी को दे रहे थे? क्योंकि बांटने की सियासत तो भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि कांग्रेस तो नफरत के नाम पर नहीं बल्कि मोहब्बत के नाम पर लोगों को जोड़ने की बात लगातार कर रही है। और इसके साथ साथ मोहन भागवत ने यह भी कहा कि जिस तरह से युवा आजकल जिस लाइन पर चल पड़े हैं, अगर उनको नौकरियां मिले, अगर उनको सही से कारोबार मिले
तो शायद वो ये तमाम हरकतें नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं मोहन भागवत दबे अल्फाज में ही सही, या आप बिटवीन द लाइन्स आप ये पढ़िए, क्या वो भारतीय जनता पार्टी को ही नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं चुनाव से जस्ट पहले, जब 5 राज्यों में वोट डाले जाने हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान 2 जुड़ गए हैं, इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ विकास हिंदुस्तानी जी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इसके साथ साथ मेरे साथ धनंजय कुमार जी, सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ गए हैं, और आशीष चित्रांशी जी, सीनियर जर्नलिस्ट। तीनों सीनियर मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं इस पर बात करने के लिए। शुरुआत में आशीष जी अगर आपसे करूं, तो मोहन भागवत के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? दूसरा, मोहन भागवत के बयान का सिर्फ एक एंगल आपने देखा। दरअसल आज मोहन भागवत ने जो बोला वो प्रधानमंत्री मोदी भी गिरे हैं उसमें, और खुद संघ भी गिर गया है। अगर पहले मोदी जी पे आप जो बात कर रही थी, तो पूरे भाषण में एक तत्व जो था वो विदेशी तत्व उनके था। मणिपुर में विदेशी तत्व काम कर रहे हैं। अगर 9 साल शासन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी इस दुनिया के सर्वाधिक शक्तिशाली प्रधानमंत्री, सबसे सक्षम प्रधानमंत्री, और उनके देश के एक छोटे से हिस्से में विदेशी तत्व 4-5 महीने से एक्टिव हैं, और प्रधानमंत्री न उनको रोक पा रहे हैं, न भाप पा रहे हैं, न आंक पा रहे हैं, तो मोहन भागवत ने आज मोहर लगा दिया कि इस देश में एक अयोग्य प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, जिसे सिर्फ ब्रांडिंग करके बताया जा रहा है कि वो विश्व गुरु हैं, सर्वाधिक शक्तिशाली या सबसे सक्षम प्रधानमंत्री। ये संघ के प्रमुख ने ही आज मुहर लगा। दूसरे एंगल पे जिसपे नहीं चर्चा हो रही है, उस एंगल पे भी बात कि आज संघ कैसे खुद ही हिट विकेट हो गया है, और मोहन भागवत ने ही हिट विकेट करवा दिया। आज कट्टरपंथ पे मोहन भागवत का बड़ा फोकस था। युद्ध होता क्यों है, उसके जड़ में, मूल में क्या होता है? कट्टरपंथ। अब इस कट्टरपंथ को समझने के लिए मैं कुछ घटनाओं की तरफ लेके चलूं, और चलते हैं एकदम दक्षिण में। त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड है केरला में। ये त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड, जिसको टीडीबी बोलते हैं, ये सबरीमाला मंदिर, पूरे देश में लोग जानते हैं सबरीमाला मंदिर, और इसके अलावा 1200 मंदिरों का प्रबंधन है इसके साथ। 1200 मंदिर। उसने सर्कुलर जारी किया है, हालांकि पहले भी सर्कुलर जारी किया था, लेकिन उस सर्कुलर की धज्जियां उड़ाई संघ ने, आरएसएस ने, तो एक सख्त सर्कुलर जारी किया। उस सर्कुलर को मैं पढ़ देता हूं, उसका कुछ हिस्सा, दर्शक खुद समझ जाएंगे कि कैसे हिट विकेट हुई है कट्टरपंथ की बात करने वाली आरएसएस। इस सर्कुलर में, जो ताजा सर्कुलर है, उसमें टीडीबी ने कहा है कि मंदिर अधिकारियों की अनुमति के बिना मंदिरों के परिसरों में आरएसएस या अन्य चरमपंथी संगठनों के कामकाज पर सख्ती से प्रतिबंध है। अब गौर कीजिएगा इस लाइन में, आरएसएस या अन्य चरमपंथी संगठनों के कामकाज पर। आरएसएस या अन्य चरमपंथी, यानी आरएसएस भी चरमपंथी है। चरमपंथ और कट्टरपंथ के भेद पर एक बहस करना चाहिए डॉक्टर मोहन भागवत को। और ये कोई और नहीं, अगर किसी अन्य धर्म का कोई संगठन कह रहा होता तो होता कि सनातन पर हमला है, हिंदुत्व पर खतरा है। ये 1200 मंदिरों का प्रबंधन करने वाला टीडीबी है, और उसने कहा है, इसके आगे उन्होंने कहा कि मंदिरों के परिसरों में किसी भी संगठन के झंडे, पोस्टर लगाने की अनुमति नहीं होगी। और इस पर जो ये सर्कुलर जारी करते समय सर्कुलर में लिखा है कि मंदिरों में आने वाले भक्तों की शिकायत है कि मंदिर परिसर में आरएसएस और ऐसे संगठनों की गतिविधियों से पवित्रता और भक्तिपूर्ण माहौल प्रभावित हो रहा है। इस माहौल को मेंटेन करने में, कायम करने में अगर जरूरत हो तो पुलिस का भी सहयोग लिया जाए, यानी संघ अगर ऐसे न माने तो पुलिस की मदद भी ली जाए। ये संघ सनातन का ध्वजवाहक। आज दक्षिण के मंदिरों में ये कहा जा रहा है कि ये वहां के भक्तिपूर्ण माहौल और पवित्रता को नष्ट कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। ये
यह आज मोहन भागवत के कट्टरपंथ वाले बयान ने हिट विकेट कर दिया है दूसरा बुरी तरह से। जी। हम्म। मैं बिल्कुल। आपको इस वो चर्चा, जी चलिए, हाँ जी, बोलिए बोलिए। जी जी जी, जाहिर सी बात है कि जो आप बातें यहाँ पर कह रहे हैं कि हिट विकेट खुद ही चरमपंथ की बात पे कर दिया है। और एक और बात जो साथ में वो कह रहे थे प्रकाश हिंदुस्तानी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ आशीष जी अगले सवाल के साथ। प्रकाश हिंदुस्तानी जी एक और बात वो कह रहे थे कि कैसे जब घर लेने के लिए जाते हैं लोग तो उनको दूसरे इलाकों में घर नहीं मिलता है और फिर उन्हें अपने इलाकों में ही रहना पड़ता है। वो यहाँ पर ये कह रहे थे कि बंटवारे की सियासत की बात कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि जिसने अच्छा काम किया हो आप उसको वोट दें। तो क्या ये सारी नसीहतें आज भारतीय जनता पार्टी को दी जा रही थी संघ की तरफ से? जी बिल्कुल, ये सारी नसीहतें बीजेपी के नेताओं को दी जा रही थी मोहन भागवत जी द्वारा। दरअसल मोहन भागवत जो भी बात बोल रहे थे वो बीजेपी की ही बात बोल रहे थे, लेकिन चेहरा उनका एक सांस्कृतिक कथित सांस्कृतिक चेहरा उनका यहाँ रहा। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही। उन्होंने यही बात कही कैसे हम उन्होंने मणिपुर की बात की, जो अभी हमारे साथी पैनलिस्ट ने कही, बात बिल्कुल सही है कि अगर वे कहते कि इस सरकार ने 9 साल में 9.5 साल में कोई काम नहीं किया, कोई भी विदेशी ताकत आ जाती है मणिपुर में, इसका मतलब तो यही हुआ। और जब मणिपुर का मुद्दा संसद में उछला तब सरकार ने कोई बात नहीं की। संघ के कितने लोग गए मणिपुर, इस बारे में कोई बात उन्होंने नहीं कही। हर बार आरएसएस ये दावा करता है कि उसने समदृष्टि रखी है, सभी लोगों पर एक जैसी भावना उसकी है, सबकी मदद करता है। तो संघ ने नागालैंड में और मिजोरम में और मणिपुर में कितना काम किया, कितनी समाज सेवा की, इस बारे में कोई बात कहना नहीं चाहते मोहन भागवत। मोहन भागवत दरअसल जो राजनीति की बातें करते हैं, इनकी बातें राजनीति की ज्यादा है। उन्होंने शांति बरकरार रखने वाली राज्य सरकार होकर भी हिंसा क्यों भड़की और चलती रही। यानी उन्होंने सरकार को सर्टिफिकेट बांट दिया कि भाई सरकार बहुत सबको साथ लेके चल रही है, शांति बरकरार रखना चाहती है। फिर उन्होंने कहा कि दोनों ही पक्षों से शांति की अपेक्षा है। तो दोनों पक्ष तो सरकार क्या कर रही है, अगर आप अपील ही करेंगे और अपीलों से ही अगर शांति हो जाती तो ये शांति होती ही क्यों। उन्होंने कहा भड़काने वाली ताकतें कौन है, भेदभाव भड़काने वाली ताकतें कौन है जो ऐसे हादसे कराती। अरे भैया आपकी सरकार से पूछो ये कौन है जो ये हिंसा करा रही है, और जो करा रही है सरकार को पता है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, इस बारे में बताते नहीं। दरअसल लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में संघ प्रमुख का ये पूरा का पूरा भाषण है, और वे जो बातें कहना चाहते हैं उन्होंने वही बातें कही जो नरेंद्र मोदी कहते हैं, या नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत एक ही बात कहते हैं। उन दोनों की बातों में कोई बहुत अंतर नहीं है। वे उन दोनों बात अंतर ये है काम के लेवल पे, जहां प्रधानमंत्री चाहें तो हिंसा को रोक सकते हैं, वे कोई हिंसा को रोकते नहीं। और न मोहन भागवत तब अपील करते हैं जब हिंसा की वारदातें होती, वे शांति की अपील करने के लिए विजयादशमी का दिन देखते हैं कि विजयादशमी को ही अपील करेंगे। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से देखी जानी चाहिए कि विजयादशमी को, जो कि संघ का स्थापना दिवस था, शायद आज 98 ईयर्स हो गए हैं, तो ये एक प्रतीकात्मक होता है बीजेपी के लिए। उन्होंने जो बातें कही है बीजेपी उसमें से अपनी गाइडलाइन खोजती कि उसे क्या करना है। और अभी जिस तरह के 1200 मंदिरों को नियंत्रित करने की बात की, उससे भी बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए कि केरल की वाम सरकार ने जो देवस्थानम बोर्ड बनाया है उसने आरएसएस के भी प्रवेश पर रोक लगाने की बात की है, आरएसएस सहित। तो ये बहुत गंभीर बात है कि अगर मंदिरों को का राजनीतिक उपयोग हो रहा है तो ये अनुचित है, ये नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। धनंजय जी, आप किस तरह से देखते हैं मोहन भागवत के इस बयान को? जो वो नसीहतें दरअसल दे रहे हैं वो दरअसल अगर हम देखें, अगर पूरे दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो बांटने की सियासत कौन कर रहा है, कौन भड़काऊ भाषण देता है, कौन समाज को बांटता है, कौन मजहबों में बांटता है। 9.5 साल में ये तमाम सियासत आखिर की किसने है? एक तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस तो लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, मोहब्बत के नाम पर लोगों को जोड़ रहे हैं। वो मिजोरम जाते हैं, वो मणिपुर जाते हैं, वो लोगों से
उनके जैसा बन के बात करते हैं। वो ये कहते हैं आपके कल्चर, आपकी जबान, आपका मजहब, हम इस सब की रक्षा की हम बात करते हैं और आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं। तो फिर आखिर वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? कौन देश को बांट रहा है? कपड़ों से पहचानते तो हमारे प्रधानमंत्री हैं। शमशान कब्रिस्तान की बात कौन करता है? 80-20 की बात कौन करता है? कौन ये कहता है कि जब राजस्थान में जाकर कि पत्थरबाजी सिर्फ हिंदुओं के त्योहारों पर होती है? कौन कन्हैया लाल का जिक्र करता है? तो ये सारी बातें अगर देखी जाएं, अगर खुली आंखों से, तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जा रहा है। धनंजय जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। संघ को इस देश ने बहुत ज्यादा वजन दिया हुआ है। कौन है संघ? क्या संघ एक धार्मिक संगठन है? क्या संघ एक सामाजिक संगठन है? क्या ये किस तरीके का संगठन है? तो ये हर चीज पे बोलते हैं, राजनीति पे ये बोलते हैं, धर्म पे ये बोलते हैं, समाज पे ये बोलते हैं, और सब इनका अपना है और इनके भक्त हैं। एक बड़ा जनसमूह है। आपने देखा ना कि मोदी जी के भक्त जो है वो थाली बजा रहे थे, ताली बजा रहे थे, वैसे ही भक्त इन्होंने पैदा किए। और ये सारे जितने बाबा हैं, ये बाबाओं के बाबा है, महाबाबा हैं। जो मोहन भागवत हैं वो सामाजिक व्यक्ति नहीं है, ये महाबाबा है। और इन्होंने पूरे हिंदू धर्म को जितना सर्वनाश कर सकते थे इन्होंने किया है। ये तो धर्म की बात है। अब जो मंदिर की बात कर रहे थे आशीष भाई, वो तो बोल ही दिए। आप धर्म करिएगा या राजनीति करिएगा, आप यही तय नहीं कर पा रहे। आप गटमट कर दिया आपने सब चीज को, आपने धर्म और राजनीति दोनों को गटमट कर दिया है। और जब गटमट कर दिया है तो क्या ये मानते हैं कि हिंदू धर्म के मानने वाले सारे संघ के समर्थक, हिंदू धर्म के मानने वाले सारे बीजेपी के समर्थक हैं? ये ऐसा मान के चल रहे हैं? अगर ऐसा मान के चल रहे हैं तो इनको कौन देश से डर लग रहा है? मणिपुर में जो हो रहा है वो बोल रहे हैं कि बाहर से कौन है, कौन है जो बाहर से? बाहर तो हर जगह डंका बज रहा है मोदी जी का, मोदी जी की जय जयकार हो रही है। कौन हिम्मत कर सकता है हिंदुस्तान में घुस करके हमला करने की? कोई नहीं कर सकता हमला। चीन ने किया क्या अब तक हमला? पाकिस्तान ने हमला किया क्या? जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं पाकिस्तान देखिए चुपचाप बैठा हुआ है, चीन देखिए वो चुपचाप बैठा हुआ है। तो ये एक झूठ बोलने के इतने बड़ी मशीन है ये कि जब ये मोदी जी का झूठ अब थक गया, मोदी जी का झूठ सारा उजागर हो गया, वो लग गया है कि ये जो 5 राज्य के चुनाव हो रहे हैं, इसके बाद जो 2024 के चुनाव हो रहे हैं, उसमें बंटाधार हो जाने वाला है इनका। इनको पता चल गया कि जनता को जो इन्होंने दिखाया था सब्जबाग, मंदिर के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, सारा ढोंग साबित हुआ। आप कितना ठगिएगा यार जनता तक? आपने सारे चैनलों को अपने मुट्ठी में कर लिया, सारे अखबारों को मुट्ठी में कर लिया, सारे उद्योगपतियों को मुट्ठी में कर लिया। क्या करोगे मुट्ठी में? कब तक मुट्ठी बंद रखोगे? आप 24 घंटा मुट्ठी बंद रख सकते हो क्या? आप खुद थक जाओगे। मुट्ठी आपको खोलनी पड़ेगी, नहीं खोल पाओगे तो मुट्ठी छेद हो जाएगा मुट्ठी, और मुट्ठी से जो बंद है निकल के भागेंगे। आज बीजेपी के तमाम राज्यों में क्यों विद्रोह हो रहा है? ये तो बहुत अनुशासित पार्टी थी बीजेपी, आरएसएस बहुत अनुशासित संगठन है और कोई हिम्मत नहीं कर सकता इनके खिलाफ विद्रोह करने की। लेकिन क्या हो रहा है राजस्थान में, क्या हो रहा है आप ये छत्तीसगढ़ में, क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? तो आप लोकतंत्र की जब बात करोगे, जब आप समानता की बात करोगे, तो संवाद की बात करनी पड़ेगी। क्या संवाद करने की इजाजत है? संघ में संवाद करने की इजाजत है, बीजेपी में संवाद करने की इजाजत है? और क्यों आप जो है ये सारा इनकी फजीहत इसलिए हो रही है कि जाति सर्वे जो हुआ है, जाति सर्वे ने इनके हर जगह पे छेद कर दिया और हर जगह से रिसने लगा है वो। तो जब हवा जब हर जगह से निकल रही है बैलून से, तो बैलून कहाँ उड़ के जाएगी, कहाँ काम करेगी? इनको टेंशन ये हो गया है और ये आखिरी सांस गिन रहे हैं। इनका अब आने वाले फिर 100 साल संघर्ष करना होगा इनको, क्योंकि इन्होंने जो झूठ दिखाया देश को इतना पीछे कर दिया है कि देश जो है कितना मुश्किल से आया था। एक बात आई थी कि भाई हम देश को आगे ले जाना है। ये मनमोहन सिंह ने जिस तरह से आर्थिक क्रांति की और देश के हर समाज में पैसे गए और हर समाज में जो है एक लालसा जागी कि हमको अच्छा काम करता है, उसको इन्होंने नफरत में बदल दिया। हिंदू मुसलमान का भाव इस तरह से नहीं था। और हिंदू मुसलमान तो छोड़िए, जो इनके खिलाफ बोले उसी को गाली देते हैं ये।
हम सब लोग फेसबुक पे या किसी और मीडियम पे काम करते हैं, क्या गालियां कम देते हैं? ऐसे लगता है कि हम लोग जी विदेशी हैं, ये भी सबसे बड़े देशभक्त हैं। ये ढोंगी लोग हैं, इनका परचम जो है अब फूट गया। बिल्कुल। और यही वजह है कि एक पार्टी को ही पूरा देश मान लिया गया है। एक पार्टी के खिलाफ कुछ कहना मान लिया जाता है कि देश के खिलाफ कहना 9.5 साल में ये भी एक उपलब्धि है। लेकिन आशीष जी, आज जिस तरह की बातें फिलहाल आज मोहन भागवत ने कही हैं, अगर वो सरकार की बड़ाई भी कर रहे थे तो देखिए चंद्रयान या फिर G20 तक ही वो सीमित रह गए, या फिर उन्होंने मंदिर की बात की कि मंदिर रामलला विराजमान होंगे और 22 जनवरी को कपाट खुल जाएंगे और वो सब भी आप देखेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं 9.5 साल में अगर देखें तो नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या कुछ किया, वो सफा जो है, वो पेज जो है बिल्कुल कोरा है। यही वजह है कि मोहन भागवत का भी अगर आप पूरा भाषण देखें तो सरकार की उपलब्धि के नाम पर G20 या फिर मंदिर या फिर यही तमाम चीजें हैं। उन्होंने कितने कारोबार दिए, किस तरह से देश को आगे बढ़ाया, क्या कुछ उन्होंने किया, जो वादे किए वो कितने पूरे किए, ये सब कुछ पूरी तरीके से गायब था आज उनके भाषण से। बल्कि वो बस सिर्फ देश को जोड़ने की बात, कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी धनंजय जी कह रहे थे कि जातिगत जनगणना को लेकर जो वो नर्वसनेस है उनकी, उसकी बात ना कही हो, लेकिन कहीं दबे अल्फाज में वो भी एक बात जरूर थी अगर बिटवीन द लाइंस वो पढ़ा जाए तो इतनी है इनकी कि अगर उपलब्धियों का बखान हम लोग करने लगे हैं, धनंजय भाई करने लगे हैं, तो 24 घंटे दिन रात, जैसे अखंड रामायण 24 घंटे में खत्म हो जाती है, लेकिन इनकी अगर आप उपलब्धियां गिनाने लगेंगे 24 घंटे में नहीं खत्म हो पाएगा। अब आपने कहा कि एक G20 की कामयाबी गिनाई मोहन भागवत ने। मैं ये कहता हूं इस देश के करोड़ों लोग G20 की कामयाबी पर जरूर गौर फरमाएं। मोहन भागवत ने कहा देखिए हमारा आतिथ्य दुनिया ने देखा, वाकई दुनिया ने आतिथ्य देखा कि अतिथि को चांदी की थाली में खाना परोसा गया और उस देश में परोसा गया जहां पे 81 करोड़ लोग 5 किलो राशन के लिए मोहताज हैं। 5 किलो राशन आएगा, मोदी जी की फोटो छप करके, योगी की फोटो छप के बटेगा चुनाव से पहले। कई बार उस चुनाव पहले दाल भी हो जाता है, सोयाबीन भी देने लगते हैं, तेल भी देने लगते हैं, क्या क्या मिलता है। जिस देश में 81 करोड़ आदमी 5 किलो राशन पे मोहताज है, वहां पे चांदी के प्लेट में खाना परोस करके आतिथ्य की बात करेंगे आप? किस मुंह से करेंगे बात आप? अगर शर्म हो और लोगों के बीच जाने की हिम्मत हो तो आप ये बात ही नहीं करेंगे। जातिगत जनगणना में तो संघ भाजपा दोनों फंसी है, दोनों पूरी तरह फंसी है। ये संघ है जिस संघ में राजेंद्र सिंह रज्जू भैया को छोड़ करके आज तक चित्पावन ब्राह्मण छोड़ करके कोई संघ प्रमुख नहीं बना। महिला आरक्षण बिल की बात करते हैं, महिला आरक्षण बिल बताएं कि मात्र संस्था में, मात्र महिला शब्द है, महिला स्त्रीलिंग, जहां से एक भाव ही आता है मात्र, मां, भाजपा की मात्र संगठन है। बताइए संघ प्रमुख कब कोई महिला बनेगी? पूछिए मोहन भागवत से सवाल। और रही बात झूठ की, तो झूठों की फहरिस्त एक के बाद एक। मैं आज एक भाषण सुन रहा था, आपकी चर्चा में उस भाषण का जिक्र कर देता हूं। ये जुलाई 2016 का शायद भाषण था प्रधानमंत्री मोदी का, और बंगाल में गए थे भाषण देने। चुनावी मौसम में जाते हैं तो चुनावी मौसम में पहुंचे थे, वहां पर कोई पुल गिर गया था, कोई ब्रिज गिरा हुआ। तो भाषण में जो पोर्शन, मैं आपको उतना पोर्शन बता रहा हूं, उन्होंने कहा ये दीदी कहती है एक्ट ऑफ गॉड है, मैं कहता हूं एक्ट ऑफ फ्रॉड है। एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, मैं बताता हूं ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। हाँ, इसमें पार्शियली एक्ट ऑफ गॉड है, यानी इसमें थोड़ा सा एक्ट ऑफ गॉड भी है। एक्ट ऑफ गॉड ये है कि चुनाव के पहले ये पुल गिरा है, जिससे चुनाव के पहले बंगाल के लोग ये जान जाएं, ये भगवान का संदेश है, ये गॉड का संदेश है, कि जान जाए कि दीदी पूरे बंगाल को गिराना चाहती है, तबाह कर देगी भ्रष्टाचार में। अब इसी पर ये भाषण मैंने सुना क्यों? कल जो है बनासकांठा है गुजरात में, जो गुजरात मॉडल था, ये मोदी जी के इस भाषण ने बताया कि ये गुजरात मॉडल नहीं, ये फ्रॉड मॉडल था। गुजरात के बनासकांठा में पालनपुर जगह है, कल वहां पे निर्माणाधीन ब्रिज एक गिर गया, फ्लाईओवर बन रहा था, गिर गया, बताया जाता गुजरात का सबसे ऊंचा बनेगा। तो मैंने उसको देखा, तो मैं और थोड़ा सा रिसर्च किया,
पिछले एक साल में, पिछले अक्टूबर में मोरबी में 135 लोग, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, 135 लोग जान गंवाए थे। उसके बाद जून में, इसी जून में ये जो है मिंधोला नदी है, वहां पर लोकार्पण से पहले ही पुल टूट गया तापी जिला में। उसके बाद 24 सितंबर अभी बीता है, 24 सितंबर, सुरेंद्र नगर से चूड़ा के बीच में बस्तडी ब्रिज है, वो ब्रिज गिर गया, डंपर बाइक सवार सब के सब उसमें चले गए। तो मैं ये पढ़ा जब, कहा ये वाकई एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। और चुनाव के पहले इसमें भी पार्शियली एक्ट ऑफ गॉड है, पार्शियली एक्ट ऑफ गॉड है। चुनाव के पहले भगवान ने संदेश भेजा है कि ये पूरे देश को गिरा देंगे, ये पूरे देश को गिरा देंगे, जहां पर एक के बाद एक ब्रिज। लेकिन यहां पर गौर करना है कि बिहार में एक पुल गिरा था, आपने एंकरों को देखा होगा, वो गंगा की तलहटी में घुस गए थे। ये गोदी मीडिया के एंकर जो तैरना नहीं जानते थे, वो लाइफ जैकेट पहन के गंगा की तलहटी में घुस गए थे भ्रष्टाचार की जड़ तक पहुंचने के लिए, कि नीतीश कुमार के राज में भ्रष्टाचार कितनी गहराई से घुसा हुआ है। ये एंकर जितना मैंने बताया, शायद ये कितने पुल गिर गए हैं साल भर के भीतर गुजरात में, इस देश का आम आदमी नहीं जानता, क्योंकि चैनल पे दिखाई नहीं जाता। गुजरात में जब पुल गिरता है तो वो जो पुल गिरने के बाद जो उसके शिकार होते हैं, जो जान गंवाते हैं, जो घायल होते हैं, कसूर उनका होता है। वो दिखाना गुनाह है इसलिए। दूसरा जी जाहिर से बात है, आपने बहुत वैलिड पॉइंट्स यहाँ पर रखे हैं। लेकिन प्रकाश हिंदुस्तानी जी, क्या आपको आरएसएस के और मोहन भागवत का जो पूरा भाषण है, क्या आप उसको, उसमें एक नर्वसनेस आपको नजर आई? क्या आपने ये देखा जो पूरा भाषण है, जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है, एक तो रिपीटेशन लगा, जो बातें वो लगातार कहते रहे हैं अलग अलग मंचों से सबको साथ लेने की, वो तमाम जो ढकोसले हैं आरएसएस के, जो कहने और कतरी में पूरी तरीके का जो अंतर है वो साफ तौर पर उनके हर भाषण में नजर आता है, और वही इस भाषण में भी उनके नजर आ रहा था। लेकिन क्या आपको नर्वसनेस लगी? क्या आपको लगा कि आगे आने वाले 5 राज्यों के चुनाव और 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है, क्योंकि आरएसएस भी अपना इंटरनल सर्वे कराता रहता है, और वो कहीं ना कहीं उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में भी झलक रहा था, क्योंकि इसके इतर आप ये देखिए कि अगर एक चीफ मिनिस्टर जोरमथंगा मिजोरम के ये कह दें कि वो प्रधानमंत्री के साथ अपना स्टेज ही शेयर नहीं करेंगे, अगर वो ये कह दें कि भाई जो मणिपुर में हुआ और मिजोरम में सबसे ज्यादा ईसाई रहते हैं, जिस तरह से कुकी समाज के लोगों को टारगेट किया गया, चर्चों को जलाया गया, जो स्थिति वहां पर है, ऐसे हालात में वो प्रधानमंत्री के साथ स्टेज शेयर नहीं करेंगे। ऐसे वक्त में जब वो केंद्र और राज्य में दोनों में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, इतनी हिम्मत पहले तो शायद नहीं देखने के लिए मिली कोई, क्योंकि देखने के लिए मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने कोई अपनी जबान खोलता नहीं है। बुशरा जी, वैसे मुझे कोई बहुत ज्यादा व्यस्त में नहीं हूं, लेकिन मोहन भागवत का भाषण देखने की मुझे कभी कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। मैंने उनका भाषण नहीं देखा, मुझे नहीं पता कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी। मैं उन्हें इस देश के लिए एक बहुत ही गैर जरूरी, जैसे कि और नेता हैं वैसा ही व्यक्ति मानता हूं, इसलिए मैंने उनका भाषण नहीं देखा। हाँ, उनके भाषण को लेकर जो खबरें थी वो मैंने जरूर देखी कि उन्होंने क्या कोई काम की बात कही, बड़ी बात कही। उन्होंने जो बात कही, उन्होंने एक बात कही जो बहुत मुझे महत्वपूर्ण लगी। उन्होंने कहा कि कट्टरता के कारण ही युद्ध होते हैं। तो कट्टरता के खिलाफ उन्होंने कहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आरएसएस कैसा कट्टर संगठन है, आरएसएस में कैसी कट्टरता बताई जाती है, आरएसएस में लोगों को किस तरह देश प्रेम की बातें बताई जाती है, उन्होंने कहा। लेकिन देश प्रेम और कट्टरता, देश प्रेमी तो सभी हैं इस देश के। अगर 142 करोड़ लोग हैं तो 142 करोड़ लोग देश प्रेमी हैं, कुछ 100 या 1000 लोगों को छोड़ दीजिए। तो मुझे लगता है कि हम सभी लोग 99.999% लोग देश प्रेमी हैं। तो ये कहना कि देश प्रेमी होना अलग है, कट्टर होना अलग है, लेकिन उन्होंने कहा कि कट्टरता के कारण ही विश्व में युद्ध हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि कट्टरता के कारण ही गृह युद्ध हो रहे हैं। तो और मणिपुर में जो हो रहा है वो गृह युद्ध जैसी स्थिति ही रही, जब इतने लोगों को मार डाला गया, 250 से अधिक चर्चों को जला दिया गया,
एक धर्म विशेष के लोगों को निशाना बनाया गया। तो ये कट्टरता गृह युद्ध की ओर भी ले जाती है, इस बारे में उन्होंने बात नहीं की। कट्टरता को उन्होंने जोड़ने की कोशिश की दुनिया में जो युद्ध चल रहे हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से मुझे लगा कि वो ये बात बताना चाहते हैं कि मुस्लिम देश या फलस्तीनी लोग या हमास कितने कट्टर हैं और हम इतने कट्टर नहीं हैं। वे शायद अपनी तुलना इससे करना चाहते होंगे। वे इजराइल की कट्टरता जो कि आक्रमण कर रहा है किसी और की जमीन पर, उसकी बात नहीं करना चाहते। तो उनकी बातों का निशाना कुछ और है, वे कुछ और रहे हैं। और कट्टरता की बात जब वे करते हैं तो नाम लेके बताते हैं कि कौन कट्टर है, कौन कट्टर नहीं है, और संघ कैसा कट्टर है। अगर संघ कट्टर हिंदूवाद है तो कैसा। एक बात और उनकी गौर कीजिए, उन्होंने कहा कि उन्होंने तारीख बताई कि राम मंदिर का, अयोध्या के श्री राम मंदिर का लोकार्पण होगा, और फिर हम सभी लोग राम मंदिर में नहीं जा सकते अयोध्या में, तो अपने अपने इलाके के राम मंदिर में जाइए। तो देखिए, कुल मिला के लक्ष्य 2024 का लोकसभा चुनाव, राम मंदिर, राम। तो अपने कार्यकर्ताओं को एक तरह से इशारा है कि भाई राम मंदिर का जब लोकार्पण होगा तब अपने कार्यकर्ताओं को, देश के लोगों को अपने अपने इलाके के राम मंदिरों में भेजो, ताकि चुनाव में लोगों को याद रहे कि राम मंदिर बना और राम मंदिर का लोकार्पण किसने किया, राम मंदिर का शिलान्यास किया। आरएसएस वाले हमेशा टेढ़ी बात करते हैं, सीधी बात नहीं करते, हमेशा घुमा के कान पकड़ते हैं। तो मुझे लगा उनका इशारा इस ओर भी था कि चुनाव प्रचार में जुट जाओ संघ के कार्यकर्ताओं, राम मंदिर का शिलान्यास होने वाला है और उस राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, और राम मंदिर के लोकार्पण के बहाने अपने इलाके के राम मंदिरों में जाओ, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करो, मतदाताओं को सक्रिय करो, और राम के नाम पर हिंदू ध्रुवीकरण करो। ये उनका इशारा रहा है। मुझे तो, मैं ये पढ़ पाया हूँ, हालांकि उनका भाषण मैंने कभी देखा नहीं है और आज भी नहीं देखा। बुशरा जी। जी जी जी, बिल्कुल आपने बहुत ही सटीक विश्लेषण जो है वो किया है। और धनंजय जी, राहुल गांधी एक ऐसे शख्स जो एक सांस में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों की वो एक साथ बात करते हैं, उस आइडियोलॉजी से लड़ने की वो बात करते हैं और आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं, क्योंकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही ये चाहते हैं कि एक रंग में देश को रंग दिया जाए, और वो रंग कौन सा है वो सबको पता है। वो ये चाहते हैं कि एक ही तरह की विचारधारा जो है वो पूरे देश में पनपे, और इसी के खिलाफ एक तरह से राहुल गांधी लगातार अपनी बातों को कहते आए, खास तौर पर जब वो साउथ में होते हैं या पूर्वोत्तर राज्यों में होते हैं, जहां की भाषा, खान पान, मजहब जो है वो अलग तरीके का है और अलग तरीके से वो लोग रहते हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि आखिरी तुर्क का इक्का भारतीय जनता पार्टी के पास फिर से सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर ही है, और 2024 की जो पटकथा है वो राम मंदिर के इर्द गिर्द ही लिखी जानी है? क्योंकि आपको याद होगा, अभी छत्तीसगढ़ में थे अमित शाह जगदलपुर में, वहां उन्होंने 3 दिवाली मनाने की बात की, एक 3 दिसंबर को, एक जब एक्चुअल दिवाली होगी, और तीसरी उन्होंने कहा जब राम मंदिर के कपाट खुलेंगे। तो आपको लग रहा है कि एक पूरी पटकथा जो है लिखी जा रही है, 2024 का इलेक्शन किस लाइन पर लड़ा जाएगा? क्योंकि जो वादे किए वो तो जुमले साबित हुए, और जो शगुफे छोड़े जा रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन का, भारत वर्सेस इंडिया का, या फॉर दैट मैटर महिला आरक्षण बिल को जो पास कराया गया, वो सब काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए कि इनके पास एक ही कहानी है, और वो कहानी है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बाकी कोई दूसरी कहानी है नहीं। एक कहानी पे कितनी फिल्म बनाइएगा, कितनी स्क्रिप्ट लिखेंगे, कितने एंगल से लिखेंगे आप? तो इनकी कहानी अब जितना भी फिल्म बनाए सब फ्लॉप होने वाली है। और ये जो आज 9 सवाल कर रहे हैं, संसद में तो सवाल किए थे विपक्ष ने मोदी जी से, इनको जाकर के बोलना चाहिए था कि मोदी जी सवाल का जवाब दो। जब प्रेस ने सवाल किया था और जब मोदी जी ने कहा था कि राजस्थान में भी रेप हो रहे हैं, वहाँ भी रेप हो रहे हैं, तो भागवत जी ने बोला कि अरे ये क्या बोल रहे हैं यार, वो रेप बराबर है क्या? ऐसा कहा भागवत जी ने। तो ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? ये बेमानी सवाल उठा रहे हैं, और इन सवालों को अब कोई सुनने वाला नहीं। उनके अपने जो मंडली में बैठे हुए लोग हैं वो नहीं सुनने वाले। और देखिए, राहुल गांधी जो कह रहे हैं उनकी बातों को लेकर क्यों सुन रहे हैं? कि राहुल गांधी शांति की बात कर रहे हैं, आइडिया ऑफ इंडिया की जब बात करते हैं, केवल आइडिया ऑफ इंडिया की बात नहीं है, बात है पूरी दुनिया की बात है। आज इजराइल फिलिस्तीन हो रहा है, आप कहाँ खड़े हो? अब बताइए, चीन शांति का पैगाम भेज रहा है, चीन कह रहा है कि भैया आप जो है ध्यान रखिए मानवतावाद का,
ध्यान रखिए, जो हिंदुस्तान को करना था 1948 में जो गांधी ने कहा था और 1977 में जो वाजपेयी ने कहा था, दोनों भाषण आप रिकॉर्ड में है, ले लीजिए। क्या कहा था वाजपेयी ने? गांधी की सारी बातों को दोहराई थी। ये क्या कह रहे हैं आप? सिर्फ इसलिए कि वो फिलिस्तीन में आप अपने भक्तों को बताएंगे कि मुसलमान है वो? अरब के बिना आपका कारोबार चलेगा क्या? और अरब का संबंध क्या आज से है? मोदी जी के आने के समय से अरब का संबंध है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जब नहीं था अपने इस अस्तित्व में, तब भी अरब का संबंध था। तो ये तमाम इनके पास, इनकी किताबों में केवल झूठ लिखा हुआ है। लेकिन सवाल उठता है कि जब शिक्षा फैलेगी, जब विचार आगे बढ़ेगा कि हमको एक दूसरे के साथ चलना है। आज देखिए क्या है, दुनिया भर में हमारे हिंदुस्तान के लोग जा रहे हैं, और जो हिंदुस्तान के लोग दुनिया भर में जा रहे हैं वो क्या देख रहे हैं? क्यों जा रहे हैं हिंदुस्तान के बाहर में? इनके सारे उद्योगपति क्यों जा रहे हैं हिंदुस्तान के बाहर में? और आप कह रही हैं कि एक धर्म की, एक तरह के लोगों के, एक विचारधारा की बात कर रहे हैं। नहीं करते, ये झूठ बोलते हैं। अगर एक विचारधारा की बात करते तो बोलते कि हर कोई ब्राह्मण है। बोले हर किसी को ब्राह्मण बना देंगे। बोले जितना इस देश में हिंदू है सब ब्राह्मण है। कहेंगे? नहीं कहेंगे। ये कहें कि अब हरिजन जो है आरएसएस का चीफ हो जाएगा। ये जो कहते हैं ना दलित, जिनको ये हरिजन कहते हुए कभी आपत्ति उठा देते हैं, कभी किसी और बात पे आपत्ति उठाते हैं। ये कहें कि जो सबसे निचले समाज का है, जो डोम है, चमार है, मुसहर है, उस वर्ग का आदमी जो है भी बन सकता है संघ का अध्यक्ष। जिस दिन बना दें उस दिन देखिएगा कैसे बदलाव आएगा। बदलेंगे, लेकिन नहीं बदलेंगे, क्योंकि मनुवाद है। मनुवाद कहता है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, और इसी ब्राह्मण श्रेष्ठ के लिए आरएसएस बनाया गया। आरएसएस इसलिए नहीं बनाया गया कि भारत एक राष्ट्र हो जिसमें सब तरीके के लोग मिल करके रहें और दुनिया में हमारा नाम सबसे आगे हो। ये नहीं कहीं इनकी मंशा। इनकी मंशा होती तो गांधी को क्यों मारते? गांधी को मारने वाले के साथ क्यों खड़े हो जाते? गांधी को आज भी गोली मरवाते हैं इनके समर्थक लोग। गांधी के फोटो पे अब वो अलग अलग बना लिया है, लेकिन विचारधारा तो इनसे ही पाते ऊर्जा। अब देखिए संत जिस तरह से बात करते हैं, संत समागम करते हैं और गांधी को गद्दार बताते हैं। गांधी गद्दार कैसे हो गया भाई? आप एक और मैं बात करता हूँ आपसे, बस खत्म करूं, कि ये बोलते हैं कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के कारण गांधी थे। तुझे इनके घरों में जो बंटवारा हो रहा है वो कौन बांट रहा है? क्या इनके घरों में बंटवारे नहीं हुए? जो हमारी ज्वाइंट फैमिली है बटी नहीं, कौन बांट रहा है वो ज्वाइंट फैमिली को? अरे जैसे जैसे अगर आप जरूरतों को पूरी नहीं करेंगे तो असंतोष फैलेगा। असंतोष फैलेगा तो होगा ही। आपने जो 10 साल में किया है, देश भर में असंतोष फैला है, क्योंकि आपकी पार्टी के भीतर भी आपने बोलने की अनुमति किसी को नहीं दी। संघ में क्या किसी को बोलने की अनुमति है? जो एक आते हैं प्रवचन दे करके चले जाएंगे भागवत जी दशहरा के दिन। अहंकार पे विजय पाने की बात करते हैं दशहरे में। अहंकार पे विजय पा रहे हैं? आप ढोल ढकोसला कर रहे हो। जनता सब समझती है। जनता को रोटी चाहिए, जनता को शिक्षा चाहिए, जनता को स्वास्थ्य चाहिए, जनता को शांति चाहिए। आप कुछ नहीं दे रहे हो जनता को। जी, घंटा बजाने से कुछ नहीं होने वाला है। जी, जाहिर सी बात है, और ये बहुत वाजिब सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं कि जनता को आखिर क्या चाहिए। 9.5 साल में जो तमाम वादे किए गए और जिन वादों के साथ एक बार नहीं 2-2 बार जनता को ठगा गया, अब वो जनता जो है वो समझ रही है, और यही वजह है कि वो नफरत के नाम पर बचने के लिए अब तैयार नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि पूरी तरीके से सब कुछ बदल गया है, लेकिन बदलाव एक बड़े पैमाने पर नजर आ रहा है। और 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं और जो तमाम सर्वे जो आ रहे हैं, जो ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से जिन राज्यों में सीधे तौर पर कांग्रेस एक तरह से सामने है, तो उसमें कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं ये नर्वसनेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी में सीधे तौर पर दिख रही है, और चिंतन मंथन जरूर है कि आखिर आगे क्या किया जाए जिससे 2024 की जो राह है वो किसी तरीके से आसान हो जाए। किस तरह से जो इंडिया गठबंधन, जो 28 दल जुड़े हैं, उनमें कैसे फूट डाली जाए और कैसे उनको तोड़ा जाए और कैसे खबरें प्लान की जाए। और ये भी किया जा रहा है आशीष जी कि कैसे ये जो हमास और फिलिस्तीन और इजराइल की जो ये पूरी जंग है, इसको कैसे इलेक्शन में इस्तेमाल किया जाए मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए। और इनका टारगेट एक तरफ तो प्रधानमंत्री
वहां पर एड भेज रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो हमारी तमाम जो पुरानी हमारी परंपराएं रही हैं, हम फिलिस्तीन की आजादी और इसके साथ खड़े हैं। बाकायदा तौर पर वो फोन करते हैं फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री को, उनसे बात करते हैं फोन पर। लेकिन दूसरी तरफ अब आप पूरा जो दरबारी और सरकारी मीडिया देखेंगे, आज ही मैं एक चैनल देख रही थी, उसमें पूरा प्रोग्राम ये चलाया जा रहा था कि अगर आप चाहते हैं कि फिलिस्तीन जैसा हाल आपके यहाँ ना हो, अगर आप चाहते हैं कि इजराइल पे जैसे हमास ने जो कुछ किया अगर वो ना हो, तो कहीं ना कहीं वो जो पूरे प्रोग्राम का एक जो लुब्बे लुबाब था वो ये था कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करिए। तो आप ये देखिए कि तमाम जो गोदी एंकर्स हैं वो इजराइल जाते हैं, जंग दो मुल्कों के बीच में होती है, लेकिन इजराइल जाते हैं, वहां से जाके रील्स बनाते हैं, वहां पर जाके किस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं और यहां पर आकर स्टूडियो में किस तरह के प्रोग्राम्स कराए जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये जो किया जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से और जो एंकर्स वहां गोदी एंकर्स जो सब कुछ कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक ब्रीफिंग जो उन्हें रोज जाती है उस ब्रीफिंग का ही एक हिस्सा है? बात ही नहीं करता। दूसरा, जो पैरों में घुंघरू बांध करके दिहाड़ी पर ठुमक रहे हैं, उनकी बात करना उचित नहीं समझ। एक आशंका जरूर मुझे है कि हम भी फिलिस्तीन जो कहता है वही हम भी कहते हैं। हम पीओके को, मेरे मन की आशंका है ये, पीओके कहते हैं हमारा है, हमारी जमीन पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, हमारी जमीन पर चीन ने कब्जा कर रखा है। यानी चीन और पाकिस्तान दोनों अतिक्रमणकारी हैं, हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। इजराइल भी क्या है? अतिक्रमणकारी है, फिलिस्तीन की जमीन पर उसने कब्जा कर रखा है। आज जो स्टैंड है मोदी जी का, और कई बार ये ढोल ताशे वाले जो होते हैं ना पीछे, ये मुसीबत बढ़ा देते हैं। ये आशंका है कि भविष्य में हमारी विदेश नीति कहीं अपने आप को ही हिट न कर ले इस मामले में, क्योंकि हम उसके साथ खड़े हैं जो अतिक्रमणकारी है, जो कब्जा किया हुआ है। और कल को हम अगर यही कहें कि नहीं पीओके हमारा है, चीन ने हमारा ये इलाका कब्जा कर रखा है, तो हम अपने ही मुंह के बल न गिर जाएं। ये फॉरेन पॉलिसी में आगे कहीं मुसीबत न बने, मेरी आशंका है। बस ये मैं बात कर रहा। दूसरी बात आप राम जी की थी कि राम जी अब जिताएंगे क्या इनको, उस पर भी आते हैं तभी खत्म कर। देखिए, हनुमान जी जनरली आप रामायण भी पढ़ेंगी तो रामायण का जो अंत था ना, हनुमान ने उसका ट्रेलर दिखाया था। जब लंका फूंका, लंका दहन किया, तो वो ट्रेलर था। कर्नाटक में बजरंगबली ने ट्रेलर दिखाया है। अब फिल्म जो राम जी जिसके सहारे चुनाव में जा रहे हैं ना, राम जी फिल्म पूरी दिखाएंगे। ट्रेलर बजरंगबली के सहारे गए थे कर्नाटक में वोट मांगने मोदी जी, और कहे कि मुझे 91 गालियां देते हैं रोज, क्या क्या कहा था उन्होंने। तो कर्नाटक के लोगों ने कहा 91 देते थे, अच्छा अब जाओ सेंचुरी पूरी करवाते हैं हम। वापस रास्ता दिखा दिया कर्नाटक से बाहर का। बजरंगबली किसके साथ खड़े थे? बजरंगबली ने कर्नाटक में क्या दिखाया? कर्नाटक के चुनाव से पहले यह 80-20 का एजेंडा, बंटवारे का एजेंडा चुनाव के काफी पहले से शुरू हो चुका था। हिजाब, नकाब, दुनिया भर के एजेंडा आपको पता होगा कि पहले से चलाया जा रहा था। सब कुछ कर्नाटक में पूरी तरह से फेल हो गए, पूरी तरह ध्वस्त हुआ। अब जो राम मंदिर की बात हो रही, राम मंदिर का एजेंडा भी अब मोहन भागवत से पूछ करके कि आप उस दिन जाइए राम मंदिर में, अलग अलग मंदिर में जाइए। हमारे जो है वो है क्या, पुरोहित है क्या कुल के, मोहन भागवत के हमको बताएंगे कि फला दिन आप राम जी के मंदिर में जाओ, फला दिन दुर्गा सप्तशती की का पाठ करो। है? हमारे कुल के पुरोहित तो है नहीं, या किसी भी हिंदू के। जी तो जी, मोहन भागवत के बताने पर अब हिंदू नहीं जाएगा कि मंदिर में। मोहन भागवत आज कहें हर हिंदू सुबह जो है घी का दिया लेकर के और चल दिया राम जी के मंदिर में। राम जी के मंदिर में मैं आज भी कहता हूं, मेरे राम मेरे दिल में बसते हैं। मैं अयोध्या भी होकर के आऊंगा तो मैं तय करूंगा कि मुझे संकट मोचन के दर्शन करने हैं, बजरंगबली के दर्शन करने हैं, राम जी के दर्शन करने हैं, और कहां कहां जाना। ये मोहन भागवत नहीं तय करेंगे। और ये बात धीरे धीरे, तेजी से ना सही लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगी है। और ये इतना आसान
80-20 करना नहीं रहा है, और 80-20 पर शायद अब भरोसा मोदी का खुद नहीं है, तभी अब सेना, IAS ये क्यों चुनाव प्रचार में क्यों रथ के प्रभारी बन रहे हैं? आप सोचिए, रथ के प्रभारी से राजनीति शुरू की थी मोदी जी ने, और जाते जाते देश से, इस देश के अधिकारियों को जो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके आते हैं, यूपीएससी की परीक्षा पास करते हैं, बड़ा टैलेंटेड हम तो मानते हैं, जो भी IAS चुना जाता है, IPS चुना जाता है, वो परीक्षा जो भी पास करता है, मैं मानता हूँ बड़ा योग्य होगा, उसे रथ का प्रभारी जाते जाते आओ से खुद इस देश की राजनीति में खुद का पदार्पण रथ के प्रभारी के रूप में किए, रथों से किए, और जाते जाते इस देश के योग्य अफसरों को रथ का प्रभारी बना के चले जाएंगे। ये देश की जनता को समझने की जरूरत है कि जिनका काम नीतियां बनाना और नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन करना है, वो अब चलेंगे रथ पर और मोदी जी के लिए वोट का जुगाड़ करेंगे चुनाव से पहले। बिल्कुल बिल्कुल। सेना के जवान छुट्टी में जाए और गांव-गांव में जाकर के मोदी जी की नीतियों का प्रचार करें, सेना के जवान, सेना का राजनीतिकरण जी, ये देश के लिए बड़ा घातक है। अभी वक्त है, अभी भी समझ जाए लोग तो। बिल्कुल, और ये देश के लिए बेहद घातक है। IAS ऑफिसर, जब बचपन से हम बात करें, अगर कोई ये पूछता था, खासतौर पे छोटे जगहों पर आप ये जाएं कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो आप बड़े उससे कहते हैं हम कलेक्टर बनना चाहते हैं। और कलेक्टर बन के आप क्या करना चाहते हैं? देश की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन देखिए कि किस तरह से पार्टी की सेवा जो है वो करवाई जा रही है। ना सिर्फ IAS ऑफिसर जो है, बल्कि सेना को भी सेल्फी पॉइंट्स जो हैं वो बनवाए जाएंगे। और सवाल यहाँ पर जो गोदी एंकर्स हैं, सुपारी, दरबारी एंकर, सरकारी एंकर, जो भी आप उनको कहना चाहें, वो जो है उनके देखिए काम पर भी यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि अगर उन्होंने ढंग से काम किया होता तो मोदी जी को ये सब करने की जरूरत शायद ना पड़ती। शायद उनके काम में, सेवा में अभी भी कोई कमी रह गई। यही वजह है कि उनको अब IAS ऑफिसर और सेना का भी सहारा लेना पड़ रहा है। तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ED, CBI से लेकर IT, सेना से लेकर IAS अधिकारी, तमाम पूरा मीडिया चैनल, सेल्फी पॉइंट जो है बनवाए जाएंगे, और उसके साथ साथ जो सांप्रदायिक कार्ड है वो खेला जाएगा, मंदिर की सियासत की जाएगी। लेकिन जो असल मुद्दे हैं जनता के, जो दरअसल जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं, जिनको शायद की लॉलीपॉप देकर 2014 में सत्ता में आई थी भारतीय जनता पार्टी, वो सारे के सारे नदारत है। और अब जनता ये समझ जरूर रही है, चाहे देर से ही सही। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप DB लाइव पे लगातार बने रहिए, हमारी तमाम वीडियोस आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। 7 बजे आपके साथ जुड़ेंगे राजीव जी न्यूज पॉइंट लेकर। नमस्कार।